काल में हमने कई तरह की चर्चाएं सुनी है कि टीचरों की तो मजे लग गए, मतलब टीचरों ने बड़ी मौजें की हैं। उसे स्पष्ट करें, आपके हिसाब से काम किया है और उन्होंने की मौजें की हैं। लोग कहते हैं कि टीचर के मजे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सर, ओपीएस का हल्ला मचा हुआ है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए? पुरानी पेंशन की बहाली तो होनी चाहिए, सभी लोग ऐसा समझते हैं। प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे तो मुझे लगता है साल में 2 दिन एथलीट मीट के अलावा और कुछ नहीं होता है, जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में हर हफ्ते मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कार्यक्रम विभाग की ओर से ऐसे निर्देश होते हैं कि उस कार्यक्रम को करना होता है। तो उससे थोड़ा पढ़ाई के ऊपर तो वो असर थोड़ा पड़ता है, लेकिन बच्चों का जो मनोबल है उससे बढ़ता है और उसका जो सर्वांगीण विकास है वो भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लिमिटेड चीज़ें जो स्कूलों में ज़रूर ऐसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ दूसरा जो विकास है वो भी हो। पेरेंट्स है वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी सिखाएं, ताकि वो पता लग जाए सके कि आसान काम कौन है। अपनी मैं बात करूं, जैसे हम खेतों का काम करते थे, सुबह 5 बजे उठा के ले जाते थे माता पिता जी खेतों को, तो हमें लगता था यार इससे तो पढ़ते हम तो ज़्यादा अच्छा। हमारे पेरेंट्स की, माता पिता दोनों की ऐसी सोच थी कि चाहे हम भेड़ पालन हमारा व्यवसाय ज़रूर है, लेकिन हम अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये जो भेड़ पालन का जो व्यवसाय है ये बहुत टफ काम है। इतना तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं गद्दी समुदाय से पहला ही डिप्टी डायरेक्टर हूँ। हाँ, हो सकता है इससे पहले भी गद्दी समुदाय के डिप्टी डायरेक्टर रहे हों, लेकिन गृह जिला चंबा में तो शायद मैं पहला ही गद्दी समुदाय से डिप्टी डायरेक्टर हूँ जो अपने गृह जिला चंबा में लगा हूँ। जिला की जिम्मेवारी है, पूरे जितने भी जिला के स्कूल हैं उन सभी की जिम्मेवारी रहती है। कोई छोटी मोटी घटनाएं वहाँ पे होती हैं तो उसका जवाबदेही हमारी बनती है कि खासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका जो पार्टिसिपेशन है स्कूल में वो बहुत कम रहता है। एज ए प्रिंसिपल, एज ए लेक्चर, जब भी हमने उनको बुलाया कभी एज ए प्रिंसिपल, एसएमसीज बनी, एसएमसी की मीटिंग में उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत कम रहती है। तो जो पेरेंट्स है खासकर, अगर वो महीने के भी एक आधे बार विजिट स्कूल में करें तो मुझे लगता है कि शिक्षा के जो स्तर के लिए जिसका हम प्रयासरत हैं उसमें और ज़्यादा जो सुधार वो लाया जा सकता है या आ सकता है। मैट्रिक के बाद या +2 के बाद, या मैं कहूँगा कि ग्रेजुएशन के लेवल के बाद, कोई भी बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से है चाहे वो सरकारी स्कूल से, अगर उसके मन में दृढ़ इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो वो किसी भी कार्य को कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे वो सरकारी स्कूल का हो। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश दुबेटा और मेरे साथ हैं प्यार सिंह चाड़क जी। प्यार सिंह चाड़क उपनिदेशक हैं हायर एजुकेशन के। पहले टीचिंग लाइन में रहे, उसके बाद प्रिंसिपल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस स्कूल में ये पढ़े हैं वहीं पर टीचर रहे, उसके बाद प्रिंसिपल बने, अब डिप्टी डायरेक्टर बने हैं। और गद्दी समाज का ये पहला चेहरा है जिन्हें इतने बड़े ओहदे पर आप देख रहे हैं। हम उनसे ये भी बात करेंगे कि वो किन परिस्थितियों में पड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि जिस वक्त लाइट नहीं हुआ करती थी, आजकल तो कई तरह की सुविधाएं हैं, उस वक्त कई तरह की सुविधाओं का अभाव था, इसके बावजूद वो इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं और बहुत सी कठिनाइयाँ भी उन्होंने झेली है। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि उस वक्त का समय जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, उस वक्त हमारे गांव में लाइट का काम शुरू हुआ था, अभी लाइट नहीं होती थी। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी पढ़ाई करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त पढ़ाई के लिए इतनी घर वाले भी इतनी तवज्जो नहीं देते थे जितनी कि पेरेंट्स आजकल जागरूक हुए हैं। उस वक्त पढ़ाई को सेकेंडरी चीज़ समझा जाता था, घर के कामों को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी और पढ़ाई को बाद में कर लेना ऐसा कहा जाता था। इसके बावजूद आप इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे, तो फख्र की बात तो होगी। स्वाभाविक है कि उस वक्त भी हमने, चाहे लाइट नहीं थी, चाहे काम का घर का प्रेशर जितना मर्जी रहता था, लेकिन फिर भी हमने अपना जो मन है वो पढ़ाई की ओर फोकस रखा। और हमें घर से भी, जो हमारा गांव है वहाँ पे पढ़ने के लिए हमें भरमौर जाना पड़ता था, तो वो भी लगभग 6 किलोमीटर है और वो हमें पैदल आना जाना पड़ता था। रोजाना कितना अप डाउन करते थे सर उस टाइम? 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। 12 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करते थे। और आजकल कहीं 2 किलोमीटर कहीं चलना हो तो वो भी दिक्कत हो जाती है। जी, ऐसा तो सभी के लिए, बच्चों के साथ के बच्चों को भी है, बड़ों के लिए भी। कहीं न किसी ने जाना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो वो चाहे 2 घंटे वहाँ पे बस का इंतजार या गाड़ी का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन पैदल आधा घंटे का जो सफ़र है वो तय नहीं करते। आजकल कोई भी लोग नहीं करता, ना ही बड़े कर रहे हैं ना ही बच्चे कर रहे हैं। चूंकि आप जनजातीय क्षेत्र भरमौर
से ताल्लुक़ रखते हैं और गद्दी समाज के चेहरे माने जाते हैं। और उस टाइम भेड़ पालन एक जो व्यवसाय हुआ करता था, उसमें ज़्यादा रुचि रखते थे। तो उसके बावजूद आप पढ़ाई-लिखाई करी और इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे। जी, ऐसा था पहले कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने कामों के, जो हमारा मुख्य व्यवसाय भी था उसको हम कहते हैं भेड़ पालन, भेड़ बकरी पालन हमारा व्यवसाय होता था। हमारी अपनी भी भेड़ बकरियाँ हुआ करती थी, लेकिन हमारे फादर ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज वो ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मन में एक सपना पाला था कि मैं अपने सभी बच्चों को, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे हम लड़के थे, सभी को उन्होंने ये सोचा था कि हमें मैट्रिक तो मैं इनको ज़रूर पढ़ाऊँगा, 10वीं तक तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो हम परिवार में 3 भाई और 2 बहनें हैं, हम सभी मैट्रिक पास हैं उस समय। और उस टाइम इतनी बड़ी सोच रखना कि खुद भेड़ पालक के तौर पर उनका कार्य करना और आप जैसे बच्चों को अच्छे ओहदे पर पहुंचाना उनके लिए एक सपने की तरह था और उस सपने को आपने साकार भी किया है। बिल्कुल सही है। हमारे पेरेंट्स की, माता-पिता दोनों की ऐसी सोच थी कि चाहे हम भेड़ पालन हमारा व्यवसाय ज़रूर है, लेकिन हम अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएँगे, क्योंकि ये जो भेड़ पालन का जो व्यवसाय है, ये बहुत टफ़ काम है। रात-दिन इसमें बाहर रहना पड़ता है। घर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और जगह-जगह कई प्रकार के लोगों से वास्ता पड़ता है, तो ये एक आसान कार्य नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़े वही टीचर लगे, उसके बाद प्रिंसिपल बने, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जो अपनी मैट्रिक की जो कक्षा है वो, उस वक्त हाई स्कूल होता था, उच्च विद्यालय भरमौर से मैंने की है सन 1982। उसके तो बाद उसके बाद फिर 93 में मैं उसी स्कूल में बतौर लेक्चरर प्रवक्ता केमिस्ट्री वहाँ पे रहा हूँ। 14 साल वहाँ पे मैंने एज ए केमिस्ट्री लेक्चर काम किया है। उसके बाद 2007 में जब मेरी प्रमोशन हुई, तो प्रमोशन के बाद मुझे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भलई में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने लगभग 1 वर्ष काम किया और उसके बाद फिर मेरा तबादला जो हो खानी, और अल्टीमेटली बस 2010 से मैं दोबारा से भरमौर में एज प्रिंसिपल वहाँ पे आ गया और अभी प्रमोशन होने तक वहाँ पे 10 के बाद लगा लो आप हिसाब के 2021 11 साल तक मैं एज प्रिंसिपल भी वहाँ पे राजकीय जो हमारा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आजकल भरमौर है, वहाँ पे मैंने एज प्रिंसिपल वहाँ पे कार्य किया है। अब गद्दी समाज के आप पहले चेहरे होंगे जो डिप्टी डायरेक्टर बने हैं। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचना, तो आपको लगता है कि भी इस उपलब्धि के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है कि आप अपने जो समाज के लोगों को अच्छी दिशा दे सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। इतना तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं गद्दी समुदाय से पहला ही डिप्टी डायरेक्टर हूँ। हो सकता है इससे पहले भी गद्दी समुदाय के डिप्टी डायरेक्टर रहे हों, लेकिन गृह जिला चंबा में तो शायद मैं पहला ही गद्दी समुदाय से डिप्टी डायरेक्टर हूँ जो अपने गृह जिला चंबा में लगा हूँ। हो सकता है दूसरे समुदाय के हमारे लोग हैं वो दूसरे जिलों में उन्होंने एज डिप्टी डायरेक्टर पहले भी काम किया हो या अब भी कर रहे हों, इसका मुझे अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है इसके बारे में। चूँकि आप इस ओहदे पर होते हैं, तो आपके लिए जिम्मेदारी सिर्फ समाज के ही लोग नहीं, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी होगी। तो आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ज़िला की जिम्मेवारी है, पूरे जितने भी ज़िला के स्कूल हैं उन सभी की जिम्मेवारी रहती है। कोई छोटी मोटी घटनाएं वहाँ पे होती हैं तो उसका जवाबदेही हमारी बनती है। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, जितने भी हमारे हेडमास्टर्स प्रिंसिपल स्कूलों में बैठे हैं उनके हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है, अभी पीछे कोरोना काल में हमने ज़्यादातर मीटिंग्स उनके साथ ऑनलाइन की हैं। अब तो दोबारा से फिर से ऑफलाइन करने का समय आ गया, बीच बीच में हमने शुरू कर दी हैं ऑफलाइन मीटिंग्स भी। जिस प्रकार भी कोई समस्या होती है या कोई आती है फील्ड से या कोई मैसेज हमने उनको भेजना होता है तो हम उस ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमारी व्यवस्था जो है वो पूरे ज़िला में सुचारू ढंग से चलती है। लेकिन कई बार दिक्कत जो हमारा पांगी का क्षेत्र है, जो एजुकेशन ब्लॉक पांगी है, वहाँ पे कई बार जो है वो थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस करने में दिक्कत, कनेक्टिविटी की वजह से दिक्कत आती है। बाकी जगह हमारा सभी ब्लॉक्स में जो हमारे शिक्षा के 15 ब्लॉक हैं, शिक्षा खंड हैं, उसमें से 14 ब्लॉक में हमारी जब मर्जी चाहे बात हो जाती है सभी प्रिंसिपल हेडमास्टर से। पांगी में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन उसका भी काम चला है, आने वाले समय में वो समस्या भी दूर हो जाएगी। आप छोटे से बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, आपको एजुकेशन सिस्टम में चूँकि आप बेहतर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आपको लगती हो जो आपको लगता है कि उसको मैं अब इस ओहदे पे बैठकर ठीक कर सकता हूँ?
जो लगता है मुझे, पहले भी लगता था, आज की डेट में भी लगता है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं आग्रह भी करता हूँ कि खासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका जो पार्टिसिपेशन है स्कूल में वो बहुत कम रहता है। एज ए प्रिंसिपल, एज ए लेक्चर, जब भी हमने उनको बुलाया कभी एज ए प्रिंसिपल, एसएमसीज बनी, एसएमसी की मीटिंग में उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत कम रहती है। तो जो पेरेंट्स है खासकर, अगर वो महीने के भी एक आधे बार विजिट स्कूल में करें तो मुझे लगता है कि शिक्षा के जो स्तर के लिए जिसके हम प्रयासरत हैं उसमें और ज़्यादा जो सुधार हो लाया जा सकता है या आ सकता है। अच्छा, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो बनी है, वो जो उस मीटिंग में अगर पेरेंट्स आए तो शिक्षा में काफ़ी सुधार कर सकते हैं आप इस जी तरह। जी बिल्कुल। और इसके अलावा क्या कमजोरी लगती है आपको, जिसको आपको लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए? एक सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि पहले पढ़ाई को तवज्जो कम दी जाती थी। आजकल सभी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाई की और उन्होंने 100% उनको डाइवर्ट कर दिया है। उन बच्चों को दूसरे काम के लिए बताया ही नहीं जाता, उनको सिखाया ही नहीं जाता, और उनको ये पता ही नहीं है कि दूसरे काम कितने टफ है। जैसे मैंने अभी भेड़ पालन की बात करी, इसी तरह दूसरे जो काम है हमारे, चाहे वो खेती बाड़ी के हैं, चाहे वो हमारा दूसरे पशुपालन का है, चाहे हमारे जंगलों का काम है, वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा टफ है। और वो कार्य जो वो आजकल के पेरेंट्स उनसे करवाते ही नहीं, और उनको ये लगता है कि पढ़ाई जो बहुत टफ है। जब उन काम को, कार्यों को अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों से करवाएंगे तो उसमें देख पाएंगे कि ज़्यादा टफ कार्य क्या है, और मुझे लगता है कि पढ़ाई उनको ज़्यादा आसान लगेगी और वो बच्चे फिर सही ढंग से पढ़ पाएंगे। मतलब आपके बोलने का मतलब कि अन्य एक्टिविटी भी बच्चों से करवानी पड़ेगी ताकि उनको सही मायने में जी पता चल बहुत जाए कि ज़रूरी है। टफ क्या चीज़ है, पढ़ाई आसान है या दूसरे कार्य आसान है, उस हिसाब से वो अच्छा बेहतर कर सकते हैं परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये नहीं चाहते कि बच्चों को सारा काम उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको कंपैरिजन करने के लिए कि शिक्षा जो है वो ग्रहण करना ज़्यादा इजी है या दूसरे काम ज़्यादा इजी है, इसको जब तक उनको पता नहीं होगा दूसरे कामों का तो फिर वो शिक्षा को, जो पढ़ाई को ज़्यादा टफ मानते हैं। अच्छा, आजकल प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा दबू रहता है या प्राइवेट स्कूल का अच्छा होता है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि नेचुरली आप तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से बच्चे को किस स्कूल के लिए तैयार किया जाना चाहिए मेंटली तौर पर, पेरेंट्स को? नहीं, जैसा बिल्कुल आपने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी सरकारी स्कूलों से भिन्नताएं तो ज़रूर हैं। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ लेकिन कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो बहुत आगे निकल जाते हैं या सरकारी के दब्बू बन के रह जाते हैं, एक स्टेज जब आ जाती है जिसे हम केमिस्ट्री की में कहें तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। मैट्रिक के बाद या +2 के बाद, या मैं कहूँगा कि ग्रेजुएशन के लेवल के बाद, कोई भी बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से है चाहे वो सरकारी स्कूल से, अगर उसके मन में दृढ़ इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो वो किसी भी कार्य को कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो चाहे वो सरकारी स्कूल का हो। आपके कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे का मेंटल लेवल ही खुद उसको आगे बढ़ाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आप नेचुरली स्कूल, सरकारी स्कूल की व्यवस्था को अच्छे ढंग से जानते हैं, और कई बार शिकायतें मिलती है कि टीचर स्कूल में नहीं पहुंचते हैं, तो आपके पास भी शिकायतें पहुंचती होगी, तो कैसे कार्रवाई करते हैं आप? इस तरह की शिकायतें अगर आती हैं तो उसके लिए हम फील्ड में विजिट भी करते हैं, और मौके पे देखा भी है हमने। ऐसा बहुत कम होता है कि सरकारी टीचर या कोई भी टीचर है वो स्कूल में जानबूझ के ना आए। ऐसा होता है कि किसी की मजबूरियाँ रहती हैं, वो अपना छुट्टी लेके भी कई बार उनको जाना पड़ता है। सरकारी कार्य के साथ साथ उनकी अपनी घरेलू के कार्य जो वो भी करने पड़ते हैं, और कई जगह जब हमें शिकायत पे गए हैं तो उनकी शिकायतें जो झूठी पाई गई हैं। और हमने ये भी सुना है सर, जो बाहरी जिले से जो टीचर हैं, और वो जो वीकेंड पे भाग जाते हैं, और वो तब आते हैं जब दूसरा हफ्ता शुरू होता है, तो कई बार हमने ये देखा है कि वो, उन्होंने भी, जो दूर के टीचर हैं, उन्होंने फिक्स कर रखा होता है कि इतने दिन हम आएंगे, इतने दिन कोई और आएगा। तो इस मामले में कैसे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायतें आती होंगी, मुझे लगता है। इस तरह की व्यवस्था सरकारी तंत्र में तो है नहीं। जो हमारे सरकार के आदेश हैं या शिक्षा विभाग के आदेश हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई लोकल है कोई बाहर का है तो उसके लिए कोई फिक्स नॉर्म्स तो वही है कि जो 12 दिन कैजुअली मिलती है, 20 दिन अर्नली मिलती है टीचर्स को, तो वो तो सभी के लिए, चाहे वो लोकल है चाहे वो बाहर के हों, सभी के लिए वही व्यवस्था है। उससे हम अलग अलग अपने लेवल पे जो शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। हमें तो जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसी का अनुसरण करना पड़ता है। और जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। जहाँ पे शिकायत मिलती है वहाँ पे जरूर कार्रवाई होती है। इस तरह जो नियमों के विरुद्ध कोई भी काम जो वो नहीं होता है या नहीं होना चाहिए,
हम उसकी अगर कोई शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध भी हम एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, चंबा जिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी पद रिक्त चल रहे हैं, ऐसे तो पढ़ाई बड़ी प्रभावित होती होगी सर। जी ऐसा है, पद तो रिक्त हैं, लेकिन उन रिक्तियों की सूचना जो हमने शिक्षा विभाग को, सरकार को भेजी है, अब इसमें एकदम कोई रिक्ति होती है उसको एकदम भर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें जो प्रोसेस है उसका, कोई अपॉइंटमेंट होनी है या किस तरह की व्यवस्था करनी है, उसमें थोड़ा समय तो लग जाता है। लेकिन स्कूलों को, हेड्स को ये निर्देश हैं कि उन्होंने जब तक सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नई नियुक्तियाँ नहीं हो जाती, यहाँ पे पद रिक्त हैं, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया होता है, एडजस्टमेंट की होती है। जो दूसरे हमारे टीचर्स हैं उनको उस काम के लिए लगाया होता है कि एक्स्ट्रा वर्डन चाहे उनको पड़ता है उस चीज़ का, लेकिन बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, उसके लिए व्यवस्था जो वो करने के निर्देश हैं सभी स्कूल हेड्स को। अच्छा एक सर, प्राइवेट स्कूल में ये भी दिक्कत आ रही है चंबा जिले में, आजकल सोशल मीडिया में भी कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं कि नॉर्म जो है सरकारी स्कूलों के लिए भी सेम है और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सेम है। आजकल कुछ स्कूलों में उन्होंने फिक्स किया है कि 3 दिन दूसरे बच्चे 3 दिन अगले बच्चे आएंगे, तो ऐसा कोई प्रोसीजर चल रहा है कि सारे बच्चे बुलाए जा रहे हैं स्कूल में? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, ये हेड्स के ऊपर फ्री छोड़ा उनको कि वो अपना स्कूल का माइक्रो प्लान बनाएंगे, अपने रूम के हिसाब से, अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक माइक्रो प्लान बनाएं। चाहे वो अल्टरनेटिव डेज पे बुलाएं, चाहे वो शिफ्ट्स में बुलाएं, इस तरह की जो पावर्स हैं वो स्कूल हेड्स को दे रखी हैं। लेकिन वो जो माइक्रो प्लान उसका बनाएंगे, वे कौन से दिन कौन सी क्लास आनी है या कौन से समय में कौन सी क्लास आनी है, उसकी कॉपी जो है उसकी प्लान की, वो हमारे ऑफिस में यहाँ पे आती है। और कई स्कूलों की हमारे पास उपलब्ध भी है जिनका रूटीन में चल रहा है काम, जहाँ पे व्यवस्था ठीक है, कमरे पूरे हैं, बच्चों की संख्या उस हिसाब से है, एसओपी के हिसाब से है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन स्कूलों में कमरे छोटे हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे जरूर ऐसे निर्देश हैं कि वो अपना माइक्रो प्लान अपने स्कूल लेवल पे बनाएं और उस हिसाब से वो कार्य करें और उसकी सूचना हमें डिरेक्टर ऑफिस को भी दें। अच्छा कुछ प्राइवेट स्कूल है उनमें एक्सेस है सर, स्ट्रेंथ काफ़ी एक्सेस है और उन्होंने एडमिशन भी ऐसे कर रखी है। उस वहीं की इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वो बच्चों को उन्होंने इतनी एडमिशन दे रखी है कि वो अपने उन बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी विरोधाभास है कि हमारे बच्चों को कुछ दिन बुलाया जाता है, कुछ दिन नहीं बुलाया जाता है। तो उनके बोलने का मतलब जैसे सरकारी स्कूलों में रोजाना बुलाया जा रहा है, वैसे ही उन स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसी हमारे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई है, ना अगर इस ही तरह इस की तरह कोई की लिखित कोई, शिकायत करते हैं तो आप तो उसके लिए हम देखेंगे। लेकिन इस घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण तो बच्चों की सेफ्टी है, क्योंकि खासकर जो हमारे स्कूली बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिनको अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, तो उनको इस कोविड से बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है और जो स्कूल की व्यवस्था वो सेकंड नंबर पे। अगर कहीं पे ऐसी दिक्कत है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास व्यवस्था कम है, तो फिर तो उसके लिए माइक्रो प्लान जो बनेगा वो बनाना पड़ेगा उसी हिसाब से। जी जी जी। या फिर आने वाले समय कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो एडमिशन्स की हम उसके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप, लेकिन इस तरह की शिकायत अभी तक हमारे पास अगर शिकायत आती है तो इस नहीं। मामले में कार्रवाई तो की जा उसमें सकती है। कार्रवाई करेंगे, हम उसको देखेंगे कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं, किस तरह की उनकी व्यवस्था है। लेकिन अभी इस तरह की शिकायत हमारे पास किसी भी स्कूल की नहीं है। अच्छा सरकारी स्कूलों में सर एक क्राइटेरिया रखा, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, सरकारी में भी, कि इतने स्ट्रेंथ पर एक टीचर होगा, तो वो तो नॉर्म्स सिर्फ कागजों के लिए है सर। वैसे आपको लगता है कि वो नॉर्म्स? नहीं, कागजों में तो नहीं है, जो हैं बने, लेकिन कई बार ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अगर संख्या बच्चों की कम हो जाए, टीचर ज़्यादा सैंक्शन है, तो उसके लिए विभाग की ओर से रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर वो साल में, दूसरे साल में रैशनलाइज होती है। जहाँ पे बच्चे कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं तो उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं। और जहाँ पे बच्चे कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, टीचर कम रह जाते हैं, जैसे खासकर हमारे 1-2 में, खासकर जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर की जो पोस्ट सैंक्शन एक तो उसमें जो टीचर +1-2 के लिए जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 80:1 है। 80 स्टूडेंट के ऊपर एक लेक्चर रहता है। जी जी। तो जहाँ पे 80+ हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स, वहाँ पे जब हमारे पास उनकी डिमांड्स आती हैं तो उसको हमने सरकार को लिखा है, विभाग को लिखा है कि वहाँ पे दूसरी पोस्ट सैंक्शन की जाए। और बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि कई सब्जेक्ट्स की 2-2, 3-3 पोस्टें भी सैंक्शन हैं हमारे सब्जेक्ट्स की। अच्छा नई शिक्षा नीति आ गई है सर, तो आपके हिसाब से बेहतर है वो? हाँ, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, इसी वर्ष से लागू हो गई है। और सबसे बड़ी, अभी आपने देखा होगा कि जो 9th to +2 की जो क्लासें हैं उनका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो गया। और इस
एग्ज़ाम का फर्स्ट टर्म का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैं समझता बच्चों को है। पहले एनुअल सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिलेबस बच्चों के होते थे सभी सब्जेक्ट्स के, तो एक ही टाइम में वो सारा सिलेबस उसको पेपर दे पाना, उसको याद रख पाना या उसको लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता था। अब जब टर्म सिस्टम हो गया तो उसमें आधा सिलेबस का पेपर अभी हो गया फर्स्ट टर्म में, आधा जो सिलेबस है वो मार्च में होगा। तो उसमें बच्चों को जो बड़ी राहत मिलेगी, उनके ऊपर जो वर्डन है वो जरूर कम होगा इससे। अच्छा सर, सिलेबस इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि विरोधाभास है कि सिलेबस पूरी तरह से बदल जाएगा, ये होगा वो होगा, तो विरोधाभास है इसको लेकर, तो स्पष्ट तो करें कि शिक्षा नीति में सिलेबस चेंज होगा, किस तरह से चलेगा सिस्टम। ऐसा नहीं है कि नई शिक्षा नीति आई है तभी सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस वैसे भी अदरवाइज पहले भी चेंज होते रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि टोटली चेंज कर देंगे सिस्टम को। थोड़ा बहुत होता है, चैप्टर्स कई नए ऐड कर देते हैं, कुछ को डिलीट कर देते हैं। जैसे बच्चों के ऊपर वर्डन जब बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो उसको भी कम कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स कम कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा सिलेबस आप बोलोगे कि टोटली सिलेबस चेंज कर देना, उसको तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, चूंकि ऑनलाइन क्लासेज शुरू हुई हैं, उसके बाद अब मैनुअल पढ़ाई अच्छी होती है कि ऑनलाइन क्लासेज सिस्टम ठीक। जब तक तो फिजिकली हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन भी हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है स्कूलों में। जो हमारा ई कंटेंट तैयार किया है, एक्सपर्ट लोग वहाँ पे शिमला में बैठे हैं सभी सब्जेक्ट्स, उन्होंने बहुत बड़ी मटेरियल तैयार की है और जो बच्चों को घरों तक पहुँचाया है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस है उसका तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई उसका कोई जोड़ है, क्योंकि जो हम फिजिकली बच्चों के साथ बैठ के जो बात करते हैं या जो लेक्चर देते हैं उसका प्रभाव बच्चों के दिमाग पर अलग टाइप का होता है। मैनुअल कक्षाएं जरूरी है। ये डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट जब होता है तो हम एक एक बच्चे को देख लेते हैं कि बच्चा ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। जब ऑनलाइन हो रहा है फिर उतना इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, और बच्चे भी थोड़ा नया नया था और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। आने वाले समय में अगर इसके लिए ये हैबिचुअल हो जाएंगे तो शायद इनको इस तरह की पढ़ाई भी अच्छी लगी। अच्छा, कोरोना काल में हमने कई तरह की चर्चाएं सुनी है कि और फ्रंट फुट पर कोरोना वॉरियर के तौर पर टीचरों ने काम किया है, लेकिन लोग कहते थे कि टीचरों की तो मजे लग गए, मतलब टीचरों ने बड़ी मौजें की हैं। उसे स्पष्ट करें, आपके हिसाब से काम किया है और उन्होंने की मौजें की हैं। ये मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा सुनता हूँ कि टीचर के मजे लगे हैं। लेकिन अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा काम किया है, चलो सभी ने किया, डॉक्टर ने किया, पुलिस ने किया, लेकिन टीचर्स का रोल भी पीछे नहीं रहा है। टीचर ने हर एक जगह पे ड्यूटी दी है, पर लोग बोलते हैं कि मजे किए हैं। मजे तो लोगों को ऐसा लगता है कि भैया छुट्टियां, कुछ स्कूलों को नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ, और ऑनलाइन पढ़ाई भी टीचर्स के लिए हमारे लिए नई व्यवस्था थी, उसको सीखने के लिए भी बहुत सारा उनका जो है वो मेहनत लगी है। इसके अलावा दूसरी ड्यूटी जो हमारे टीचर्स ने दी है, जैसे चाहे वो बॉर्डर पे ड्यूटीज दी हो, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर पे ड्यूटी दी हो। अभी भी हमारे बहुत सारे टीचर चंबा जिले में 100 के करीब टीचर ऐसे होंगे जो अभी भी कोरोना ड्यूटीज के लिए लगे ड्यूटीज कर रहे हैं। चाहे वो अभी वैक्सीनेशन में ड्यूटी हो, चाहे उनकी कहीं पे भी ड्यूटी हो, तो टीचर्स ने अपना रोल उसमें निभाया है। और मैं ये जो लोग कहते हैं कि टीचर के मजे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर थी, चाहे वो कोरोना से जुड़ी हुई दूसरी ड्यूटीज़ थी, चाहे वो बॉर्डर पे ड्यूटीज़ करी है उन्होंने, और बिना सुरक्षा उपकरण के। और बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को घरों तक दवाइयाँ, राशन पहुंचाने में अपना योगदान किया है। ना केवल टीचर्स बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी, खासकर हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्काउट एंड गाइड्स हैं, उन बच्चों को भी अपने साथ जोड़कर उन्होंने ना कई जगह मास्क तैयार किए हैं, खुद तैयार किए हैं और अपने एरिया में बांटे हैं। तो ऐसा मैं तो नहीं बिल्कुल समझता कि भी टीचर्स के मज़े थे इस कोरोना काल में। बहुत ज़्यादा मेहनत हमारे टीचरों ने की है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो, चाहे दूसरे का। सर, ओपीएस का हल्ला मचा हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए? पुरानी पेंशन की बहाली तो होनी चाहिए, सभी लोग ऐसा समझते हैं, तो होनी भी चाहिए। और सरकार भी इस चीज़ को मान रही है कि भी कर देते हैं, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए तो होनी चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं कि नेचुरली इतने बड़े कर्मचारी संगठन जुड़े हैं, तो आपको भी लगता है कि इस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार जैसा भी हो व्यवस्था बनाए ताकि उनको भी राहत मिले, ऐसा बिल्कुल होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। और सर, बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रहता है, लेकिन आपके विभाग में कभी एक निर्देश की अनुपालना होती है, दूसरा निर्देश आ जाता है, तो आपको लगता है कि इससे भी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है?
अब इसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। सरकार की नीतियाँ हैं, अगर कुछ चीज़ कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो उससे भी बच्चों का व्यक्तित्व का विकास होता है। ये अलग बात है कि स्कूलों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर दी हैं, खासकर सरकारी स्कूलों में। जबकि प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे तो मुझे लगता है साल में 2 दिन एथलीट मीट के अलावा और कुछ नहीं होता है। जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में हर हफ्ते मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कार्यक्रम विभाग की ओर से ऐसे निर्देश होते हैं कि उस कार्यक्रम को करना होता है। तो उससे थोड़ा पढ़ाई के ऊपर तो वो असर थोड़ा पड़ता है, लेकिन बच्चों का जो मनोबल है उससे बढ़ता है और उसका जो सर्वांगीण विकास है वो भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लिमिटेड चीज़ें जो स्कूलों में ज़रूर ऐसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ दूसरा जो विकास है वो भी हो। अच्छा, बच्चों, पेरेंट्सों और टीचर को कोई आपके माध्यम से मैसेज देना हो तो क्या देंगे सर? मैं तो यही कहूँगा, खासकर जो पेरेंट्स है वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी सिखाएं, ताकि वो जैसे मैंने पहले कहा है कि उनको पता लग जाए सके कि आसान काम कौन है। अपनी मैं बात करूं, जैसे हम खेतों का काम करते थे, सुबह 5 बजे उठा के ले जाते थे माता पिता जी खेतों को, तो हमें लगता था यार इससे तो पढ़ते हम तो ज़्यादा अच्छा। तो मैं तो पेरेंट्स से इतना कहूँगा कि वो काम ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सारे काम थोप दें, लेकिन उन कामों को जरूर उनको बताएं कि ये काम करो, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें उन कामों में और पढ़ाई में। और दूसरा, बच्चों से तो ये पहले भी आग्रह रहता है, जब भी हम यहाँ पे बैठे हैं तो जब कभी बात उनसे होती है तो यही कहते हैं कि वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध तरीके से मेहनत करें, तो आपका जो भाग्य भी साथ देगा और मेहनत आपकी रंग लाएगी। और टीचर्स के लिए कोई मैसेज? टीचर्स हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये आग्रह रहेगा कि वो और बढ़िया काम करें, क्योंकि जो मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाती, कोई लिमिट है उसकी, वो अनलिमिटेड है। जितना मर्जी हम इम्प्रूव कर लें उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो मेरा भी ये विशेष अनुरोध रहेगा अध्यापक साथियों से भी कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सीमा खत्म हो चुकी और उसमें बढ़िया किया जा सकता है। तो मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो अपनी ड्यूटीज़ को सही ढंग से और अच्छे ढंग से निभाएं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्यार सिंह चाणक्य जी, इन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारी चीज़ें कही हैं। उम्मीद है आप इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।